हाँ, समझा देंगे, अभी समझा देंगे, पहले क्वेश्चंस तो करो। और क्या। अब मिरर विच कैन प्रोड्यूस, खुद भी नहीं पढ़ रहे, उसको भी नहीं पढ़ने दे रहे। हाँ, लिखना शुरू करो फटाफट। अ मिरर विच कैन प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन, a mirror which can produce a magnification a mirror which can produce a magnification of +1 is मैग्निफिकेशन ऑफ +1 इज, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, सी है प्लेन मिरर, बोथ कॉनकेव एंड प्लेन मिरर। बोथ कॉनकेव एंड प्लेन मिरर। मैग्निफिकेशन +1 का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन +1 का मतलब ये है कि हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज वो दोनों सेम हो जाएंगी। ठीक है, क्या? प्लेन मिरर। ठीक है, देखिए यहाँ पर कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर भी एक केस ऐसा देता है जब हमारा इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों के दोनों इक्वल आते हैं। तो प्लेन जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में भी एक केस ऐसा आता है, लेकिन उस केस में क्या होता है, जो मैग्निफिकेशन है वो +1 नहीं आता, वो मैग्निफिकेशन -1 आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो इमेज होती है वो होती तो सेम साइज की है, लेकिन इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब H2 जो है वो -x हो जाएगा। तो आप ये देखो कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, मैग्निफिकेशन +1 का मतलब क्या है, इफ height of image h1 is equal to x, then sorry, height of object h1 is equal to x and h2 is equal to x, अगर दोनों ही x और x हो जाएंगे तो हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा m is equal to h2 अपॉन h1 x अपॉन x, यानी कि ये आ जाएगा +1। ठीक है, मैग्निफिकेशन उन्होंने +1 बोला है ना, तो वो स्पेशली मेंशन करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव आएगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आएगा? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तब आएगा जब हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों पॉजिटिव हों। हाँ, अब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम सीधा रखते हैं, कभी उल्टा नहीं रखते। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव आता है कॉनकेव मिरर के केस में। कॉनकेव मिरर में टोटल, याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस होते हैं, 6 केसेस। तो उन 6 केसेस में एक केस ऐसा आता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है और वो रियल और इन्वर्टेड बनती है ऑफ द सेम साइज। तो जब हमारी इमेज इन्वर्टेड बनेगी तो H2 को फिर मैं x ना बोलकर -x बोलूंगा, तो फिर H2 अपॉन H1 करेंगे तो -x अपॉन x हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम कॉनकेव मिरर एंड प्लेन मिरर वाला ऑप्शन ना लेते हुए प्लेन मिरर वाला ही ऑप्शन लेंगे, क्योंकि प्लेन मिरर में हमेशा सीधी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और सीधी के साथ साथ क्या होगा कि सेम साइज की इमेज बनती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अ बॉल इज हेल्ड 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। A ball is held 50 centimeter in front of a plane mirror.
in front of a plane mirror, full stop. The distance between the ball and its image is the distance between the ball and its image is ऑप्शन ए है 100 सेंटीमीटर, बी है 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 200 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 0 सेंटीमीटर। A ball is held 50 सेंटीमीटर in front of a plane mirror. एक मेरे पास, हाँ बिल्कुल सही, ये एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के सामने आप ये सोच लीजिए कि यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है। ये बॉल कितनी दूरी पर रखी है? ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑब्जेक्ट जितना आगे है उसकी इमेज मिरर से उतना ही पीछे बनती है। हाँ 100 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 50 इधर तो 50 सेंटीमीटर इधर। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो वो यही पूछ रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड इट्स इमेज क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। सभी को क्लियर है? बताइए विदिशा, प्राजक्ता, इशिता, यस सर। क्लियर है? चलिए जी आगे चलता हूं, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 3 में the angle of reflection is the the angle of reflection is the angle between, इसके बाद ना 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए द रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस ऑफ मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस ऑफ मिरर, ये तो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन बी है द इंसिडेंट रे एंड सरफेस ऑफ मिरर, द इंसिडेंट रे एंड सरफेस ऑफ मिरर, ऑप्शन सी द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर एंड इंसिडेंट रे, the normal to the surface of mirror and incident ray, option D the normal to the surface of mirror and reflected ray। the normal to the surface of mirror and reflected ray, वो पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। तो आप ये देखो कि यहाँ हमारे पास मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है। फॉर एग्जांपल मैं प्लेन मिरर ले रहा हूँ, तो प्लेन मिरर पर यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे ने ऐसे टकराया, तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे मिरर को टकराती है उस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और यहाँ से वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक होकर चली जाती है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल, तो ऑप्शन बी
बेटा डी वाला है, डी वाला, द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर, सरफेस पर नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, है ना। तो इसमें हाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो नॉर्मल पड़ रहा है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं मैं, अगला देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 लिखें पहले, ये गलती से मैंने 5 बोल दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ है, अ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड, a virtual image is always, a virtual image is always formed dash dash with respect to the object with respect to the ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस डैश में क्या फिलअप करना है, ऑप्शंस दे रखे हैं 4। ऑप्शन ए है ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन मिरर, ऑप्शन बी दे रखा है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन मिरर, ऑप्शन सी क्या है, इनसाइड द प्लेन मिरर, और ऑप्शन डी दे रखा है टॉप ऑफ द प्लेन मिरर। top of the plane mirror, a virtual image is always formed with respect to the object, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो कहां पर बनती है एक वर्चुअल इमेज, प्लेन मिरर के पीछे ही तो बनती है, सामने तो नहीं बनेगी। तो ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन मिरर तो गलत है, हाँ, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन मिरर ये शायद ठीक है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी, उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन the laws of reflection hold true for, hold true for, the laws of reflection hold true for, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ए है प्लेन मिरर्स ओनली, ऑप्शन ए प्लेन मिरर्स ओनली, ऑप्शन बी है कॉनकेव मिरर्स ओनली, कॉनकेव मिरर्स ओनली, ऑप्शन सी है कॉन्वेक्स मिरर्स ओनली, और ऑप्शन डी है ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर डी। ऑप्शन डी ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, ठीक है। कहीं पर भी इनको जब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे तो कहीं पर भी ये नहीं बोला गया था कि सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में लगेगा, सिर्फ कॉनकेव मिरर में लगेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए बस, ठीक है।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वहां पर लगेंगे। तो ऑप्शन डी है ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द angle of incidence and angle of reflection from the diagram. Find the angle of incidence and angle of reflection from the diagram. Angle of reflection and angle of incidence from the diagram. अब यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ इस तरफ। यस, अब देखिएगा इन्होंने दे रखे हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है 35 डिग्री, 35 डिग्री। ऑप्शन बी है 55 डिग्री, 55 डिग्री। ऑप्शन सी है 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ऑप्शन डी है 30 डिग्री, 30 डिग्री। वो पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है इस डायग्राम को देखकर। क्या होगा सर? ऑप्शन बी। बी होगा 55 और 55। क्यों? क्योंकि ये हमेशा नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये कितना होता है 90 डिग्री। 90 माइनस 35 करेंगे तो 55 ही है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 55 55। और है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं, तो ये 55 होगा तो ये भी 55 ही होगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड the amount of light reflected depends upon the amount of light reflected depends upon a part है the nature of the material of the object, the nature of the material of the object. Option B, the nature of the surface. Option C, the smoothness of the surface. और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। कौन सा सही लग रहा है? सर डी। द नेचर ऑफ द सरफेस। हाँ,
Sir, all smoothness of of the the above. D. ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। अगर मान लीजिए सरफेस जो है, सरफेस आपकी बहुत ज्यादा रफ होगी तो उतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उतनी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। रफ सरफेस सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है अंदर। अगर मान लीजिए सरफेस जो है उसका जो नेचर है, उसका नेचर बहुत ज्यादा शाइनिंग होगा, उसका नेचर बहुत ज्यादा डल होगा, या उसका नेचर जो है वो जिगजैग टाइप की होगी वो सरफेस, तो हम ये कहेंगे कि अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके की लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और थर्ड है द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, जितनी ज्यादा सरफेस स्मूथ होगी रिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, a real image is formed when two or more a real image is formed when two or more। अब इसके चार ऑप्शंस दे रखे हैं, बस इतना ही है यहीं तक। चार ऑप्शंस हैं। पहला है रिफ्लेक्टेड रेज मीट। ऑप्शन बी है रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रेज मीट। ऑप्शन सी ऑप्शन सी है रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट। रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट। हाँ, ऐसा लगता है कि ये वहां पर जाकर मिल रही होंगी। ये जो अपीयर टू मीट वाला होता है ये कहाँ पर बनता है, मतलब इसमें क्या बनती है, रियल इमेज बनती है या Virtual image. वर्चुअल बनती है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं, है ना। इसको तो छोड़ दो। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का केस हो या रिफ्रैक्शन का केस हो, दोनों ही केसेस में हम तो दो ही रेज ऑफ लाइट लेकर चलते हैं। एक को लेकर चलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी रे ऑफ लाइट को मिरर के केस में हम ये करते हैं कि सी से होकर गुजरती हुई हो, और लेंस के केस में हम कहते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई जाए। ठीक है, तो वो जो दो रेज ऑफ लाइट है वो जब मिरर के केस में रिफ्लेक्ट होती है तो जहां पर मिलती है वहां रियल इमेज बनती है। लेंस के केस में वो दो रेज ऑफ लाइट जहां मिलती हैं तो हम ये बोल देते हैं कि वहां पर रियल इमेज बनती है। और जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज में तो हमेशा हम एक्सटेंड करते हैं लाइन को पीछे की तरफ, और डॉटेड रेज ऑफ लाइट जो मैं दिखाता हूँ तो उसका मतलब ही ये है कि रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपीयर टू मीट वाला तो हो गया वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक। और रियल इमेज के लिए हमारा ए पार्ट भी ठीक है और बी पार्ट भी ठीक है। रिफ्लेक्टेड में भी ऐसा ही होता है और रिफ्रैक्शन में भी ऐसा ही, मतलब लेंस और मिरर दोनों के केस में। याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन होता है मिरर में, रिफ्रैक्शन होता है लेंस में, तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी, ठीक। उसके बाद कहाँ गए, हाँ, यस, क्वेश्चन नंबर 9। द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर, द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर
is option A real, option B magnified, option C diminished, और ऑप्शन डी बताता हूं भी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये चार पे क्या होगा? नन ऑफ दीज, बिल्कुल ठीक। कैसे? क्योंकि जो हम अपना चेहरा देखते हैं प्लेन मिरर में, वो इमेज हमारी क्या बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज सेम साइज की बनेगी। पहली चीज तो वर्चुअल है, तो इसका मतलब रियल तो नहीं है। मैग्नीफाइड भी नहीं है, डिमिनिश्ड भी नहीं है, क्योंकि सेम साइज की बनती है। तो इसका मतलब नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है व्हाट इज द नेचर ऑफ द image formed by a plane mirror? What is the nature of the image formed by a plane mirror? Options तो देख लो। ऑप्शन ए है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑप्शन बी देखिए, द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी देखिए, लेटरली इन्वर्टेड। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हाँ, ऑल दी अबव तो है ही नहीं कोई ऑप्शन। ऑल ऑफ दीज, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो तुमने पेपर में चीटिंग वीटिंग तो नहीं करी आज? वो सिर के ऊपर टीचर खड़ी है मेरे तो पे। सिर के ऊपर कैसे खड़े हो सकते हैं मैं टीचर? सिर के ऊपर मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, टीचर की टेबल ये। तो उनको पता होगा ना कि तुम किस टाइप के हो। सर पता नहीं क्या ही थे, वो चलो टेबल बनाई थी। ठीक है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो कितना खुश हो गया वो। चलिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर? तो प्लेन मिरर के केस में पहला है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनती है। दूसरा है द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है वैसी ही इमेज का भी साइज होगा। तीसरा लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टी ऐसे घूम गई। अच्छा अच्छा, ऐसे उल्टी बनती है। अब तो घूम गई ना वो। तो इसका तो सुन लो जरा, मैं ये क्या बता रहा है। ये कह रहा है ऐसी बनती है, ऐसी। ये क्या? हाँ, चलिए, लेफ्ट की जगह राइट और राइट की जगह लेफ्ट, ऐसी इमेज बनती है कि मैं अपना लेफ्ट हैंड उठाऊंगा तो लगेगा कि राइट उठा रहा हूँ, राइट उठा रहा हूँ तो लगेगा कि लेफ्ट उठा रहे हैं। तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज भी बनती है। तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सभी को क्लियर है? Yes, sir. हाँ, चलिए जी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज the image formed by a plane mirror. The image formed by a plane mirror is A part virtual, comma behind the mirror and enlarged. Virtual, comma behind the mirror and enlarged. Option B
virtual comma behind the mirror and of the same size as the object, and of the same size as the object. C, real at the surface of the mirror and enlarge real behind the mirror and of the same size as the object. छोड़ दूं, है ना, रियल तो बनेगी ही नहीं, तो ऑप्शन बी है ना। देखिए उसमें रियल है, उसमें रियल लिखा हुआ है, तो इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर वो रियल तो कभी बन ही नहीं सकती। ठीक है, अब वो मैं इतना लंबा चौड़ा लिखूं तो उससे बेटर ये है। अच्छा, सारे ऑप्शन देखना जरूरी क्यों होता है, वो इस वजह से कि कि कई बार ऑल ऑफ दीज आ जाता है, कई बार नॉन ऑफ दीज आ जाता है, तो इस वजह से वो देखना, कई बार ये आ जाएगा कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, तो सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो देखना बहुत जरूरी होता है इसमें। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। A man 180 centimeter high a man 180 centimeter high stands in front of a plane mirror. Stands in front of a plane mirror. Full stop. His eyes are at a height of 172 centimeter from the floor. His eyes are at a height of 172 centimeter from the floor. Full stop. Then to see his full image for minimum length of mirror, then to see his full image for minimum length of mirror, the lower end of the mirror should be placed at a height of the lower end of the mirror should be placed at a height of 86 centimeter from the floor. Option A. Option B. Uh, 94 centimeter from the floor. Option C.
4 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर, और ऑप्शन डी है 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर। हाँ, अब देखिएगा, इन्होंने बोला अ मैन 180 सेंटीमीटर हाई स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक आदमी है जिसकी हाइट है टोटल 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि हिज आईज आर एट अ हाइट ऑफ 172 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर। उसकी जो आईज है वो फ्लोर से 172 सेंटीमीटर की हाइट पर है, यानी कि 8 सेंटीमीटर का अंतर है। भाई हेड जो है, हेड में और आईज में, हेड में और आईज में 8 सेंटीमीटर का अंतर है, ठीक। इसके बाद देखिएगा, देन टू सी हिज फुल इमेज फॉर मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए मिरर की कि उसको अपनी पूरी की पूरी इमेज दिखाई दे जाए। हाँ, to then to see his full image for minimum length of the mirror, the lower end of the mirror should be placed at a height of, लोअर एंड जो है मिरर का वो कितनी हाइट पर रखा जाए। लोअर एंड का मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो मिरर बिल्कुल जमीन पर ही लगा दिया जाए जहां पर वो खड़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा तो ऊपर करके लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, और एक चीज ये होती है कि हम अपनी इमेज देखेंगे कब, हम अपनी इमेज देखेंगे कब, ये ऐसा है कि हमें ये मालूम है कि प्लेन मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उसका साइज बिल्कुल सेम बनता है, ठीक। जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की इमेज होगी। तो क्या है कि जैसे 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 हम मिरर से दूर हटते जाते हैं ना, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है, मतलब हमारी भी जो हाइट है, वो धीरे 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 कम होती जाती है मिरर के रिस्पेक्ट में। हम जितना दूर खड़े होंगे हमारी इमेज भी उतनी छोटी बनेगी, और हम बिल्कुल अगर मिरर से चिपक जाएं, तो अगर हमारी हाइट 180 सेंटीमीटर है तो पूरी 180 सेंटीमीटर की इमेज बन जाएगी। और कहाँ बनेगी, जहां पर हम खड़े हुए हैं मिरर के जस्ट पीछे, वहीं के वहीं बन जाएगी, बिल्कुल नजदीक, ठीक है। तो अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि 180 सेंटीमीटर की हाइट है उस मैन की, तो 180 सेंटीमीटर बड़ा ही शीशा चाहिए, तो नहीं, इतने की जरूरत नहीं है। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट करें कि लेंथ ऑफ मिरर फॉर फुल साइज इमेज, लेंथ ऑफ मिरर फॉर फुल साइज इमेज, जितनी पर्सन की हाइट है दैट डिवाइडेड बाई 2। हाँ, तो 90 सेंटीमीटर वाला जो मिरर है वो काम कर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम हैं, हमें खुद ही अपनी इमेज देखनी है, ठीक। तो ये 180 डिवाइड बाई 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मतलब अब उन्होंने ये बोला कि जो हाइट है, हमारी जो आईज की हाइट है वो 172 सेंटीमीटर है फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से 172 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या है कि जब फ्लोर से मेरे को हाइट निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखा, अरे यार शांति तो रखा करो, तुम्हें आफत किस चीज की। अब वो मैंने निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, हाँ, समझ में कुछ आया नहीं है अभी, ठीक। तो हम ये बोलेंगे कि जो वो आदमी है उसका जो हाइट है वो तो 180 सेंटीमीटर, तो ग्राउंड से हेड तक की जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर, और फिर जो ये आईज है सर से और आंखों तक की, ये 8 सेंटीमीटर है। तो जैसे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा, 180 बाई 2 करा, तो हमें जो वो 8 सेंटीमीटर का डिफरेंस है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। यस, हाँ,
तो ये अपने ही टाइप का बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, और वैसे एनसीईआरटी में कहीं दे नहीं रखा है ये, पर फिर भी आप कर लीजिए, मेंशन कर रखा है, इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट करें, द लोअर एंड ऑफ मिरर इज एट 90 प्लस, वो क्या है, 180 माइनस 172 अपॉन 2, तो 90 प्लस 8 अपॉन 2, 94 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर। ऑप्शन बी, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये वाले क्वेश्चन आपने कहीं देखे भी नहीं होंगे, इस तरीके का क्वेश्चन ये नहीं देखा होगा। ठीक है, तो हमको मिरर की हाइट निकालनी थी कि ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर हम उसको लगाएं कि हम अपनी पूरी फुल इमेज देख पाएं। हमारा जो नॉर्मल आईसाइट है ना, नॉर्मल आईसाइट ये कहती है कि मैं कम से कम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जरूर रखूंगा, तभी मेरे को इमेज दिखाई देगी। ठीक है, कम से कम 25 सेंटीमीटर, अगर उससे नजदीक करेंगे तो हमारे सर में दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा आप कितना भी डिस्टेंस रख सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि कम से कम कितना, तो कम से कम के लिए हम फॉर्मूला लेंदी वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान इसमें क्या है कि अगर वो कुछ आई वाई का फंडा देते ही नहीं तो सीधा सीधा 180/2 कर देना था, लेकिन यहाँ पर आई का भी फंडा दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 180/2 तो करा, फिर जो वो डिफरेंस है उस डिफरेंस का भी अपॉन 2 कर, उस डिफरेंस का भी अपॉन 2 कर, और फिर उसको ऐड कर, बस ये करना है। ठीक है, अच्छा मैं इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं इनकी कुछ फोटोज भेजूंगा आपको, लगभग 60-70 क्वेश्चन के करीब मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा, कल 8 बजे टेस्ट होगा, और ऑफलाइन आने की कोशिश करें, ऑफलाइन ही दे टेस्ट, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन ही होने वाला है। मुझे तो लगता नहीं, सितंबर भी खत्म होने वाला है, मुझे तो लगता नहीं अब कोई थर्ड वेव वगैरह आएगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपके एग्जाम्स में आ गई। ठीक है, चलिए जब भी आएगी, तो मतलब कुल मिलाकर मेरा तो सजेशन यही है कि स्कूल्स भी आपके ऑफलाइन शुरू हो गए, तो ऑफलाइन देने आइएगा टेस्ट के लिए। कल रात को 8 बजे टेस्ट होगा, दोनों बैचेस के बच्चों का। ठीक है, चलिए जी, ओके।